हम्म। तो मैम आज ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा? नहीं नहीं, आज नहीं होगा, अगले क्लास में ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होगा। आज तो आई थिंक अभी बचा हुआ है। मैम आप इस चैप्टर का टेस्ट ले लो इस संडे। अभी थोड़ा बचा हुआ है। देखते हैं बेटा, ठीक है, ओके। तो अब कहाँ पर थे हम थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। तो इसी तरह जब सिंस हमें लोगों को भी ये बात समझ में आई ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स कि नहीं, हम जिस तरह से रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहे हैं इससे बहुत हार्म हो रहा है एनवायरनमेंट का, हमें फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए कुछ लोगों ने 1992 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में एक समिट की। वो फर्स्ट वर्ल्ड समिट। इसको फर्स्ट अर्थ समिट बोला जाता है, ठीक है। वो जिसमें 100 कंट्रीज से ज्यादा लोगों ने इसको अटेंड किया था। और इसमें कुछ प्रिंसिपल्स को लोगों ने एंडोर्स किया। उन प्रिंसिपल्स के बारे में, एंडोर्स का मतलब उन प्रिंसिपल्स को लोगों ने एक्सेप्ट किया, उनको बोलते हैं ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। और एक एजेंडा भी लोगों ने एक्सेप्ट किया जिसको बोलते हैं एजेंडा 21, ठीक है। तो वो एजेंडा 21 था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 21 तरीके जिनको करने से सस्टेनेबल डेवलपमेंट 21st सेंचुरी को मतलब मिलेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से लोगों ने फॉरेस्ट प्रिंसिपल और एजेंडा 21 को एक्सेप्ट किया, यानी उन्होंने ये चीज मानी कि हमें ये चीजें करनी चाहिए जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहे, ठीक है। तो एजेंडा 21 एक डिक्लेरेशन था जो कि वर्ल्ड के लीडर्स ने 1992 में साइन किया। कहाँ साइन किया? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीडी की कॉन्फ्रेंस है। ये वही कॉन्फ्रेंस है जो रियो डी जेनेरियो में हुई है। इसका एम है, एजेंडा 21 का क्या एम है? एजेंडा 21 का एम है कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमें अचीव करना है, ठीक है। तो अर्थ समिट में एजेंडा 21 को एक्सेप्ट किया गया था और उसका मतलब था कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए अब, इसलिए हम ये एजेंडा एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। और हमें इन्वायरमेंटल डैमेज को कंट्रोल करना है, पॉवर्टी को कंट्रोल करना है, डिजीज को कंट्रोल करना है, ठीक है। और उसके अलावा सबकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो नीड्स हैं, उन सबका ख्याल रखना है। और जितनी भी वर्ल्ड लेवल पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हम उन सबको भी शेयर करेंगे। तो एजेंडा 21 काफी कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है पूरे वर्ल्ड को सस्टेनेबल तरीके से डेवलप करने का, कि कोई गरीब ना रहे, कोई भूखा ना रहे, सब लोगों का डेवलपमेंट हो, एनवायरमेंट को कोई लॉस ना हो, किसी को कोई डिजीज ना हो, अच्छे से किया है। One major objective of Agenda 21 is every local government should draw its own Agenda 21। और सबसे बड़ा जो इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव एजेंडा 21 का ये था कि हर कंट्री में जो हर एक लोकल गवर्नमेंट होती है उसको अपना खुद का एजेंडा 21 डेवलप करना चाहिए, ड्रॉ करना चाहिए। और उनको खुद अपने एजेंडे पे काम करना चाहिए। मतलब आप अपनी नीड्स के हिसाब से आप भी एक अपना एक खुद का पर्सनल एजेंडा 21 बनाइए और उन पर काम करना शुरू करिए, ठीक है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है, हम केवल यहाँ पर रिसोर्स प्लानिंग और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज तक ही इसको पढ़ेंगे। लैंड रिसोर्स, लैंड यूटिलाइजेशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। लैंड यूटिलाइजेशन और सॉइल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है, ओके। अगला टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग का मतलब ये होता है कि हम किस तरह से अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे, समझ गए। तो इंडिया ने बहुत सारे एफर्ट करे हैं कि हम अच्छे से रिसोर्स प्लानिंग करें, अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करें और उनको अच्छे से देखें कि कब किस तरह से हमें उन्हें यूज करना है। तो वो हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने रिसोर्स प्लानिंग को लॉन्च किया था, ठीक है। ये 3 स्टेप का कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था जिसमें पहले हमें क्या करना था, रिसोर्स प्लानिंग के ये पूरे प्रोसेसेस हैं और हमने ये फर्स्ट 5। सबसे पहले इंडिया में कौन कौन से रिसोर्सेज हैं उन सब की अच्छे से स्टडी करनी थी। करेक्ट। तो हम नॉर्मल जैसे हम करोगे तो लोगों ने वो सबने सोचा आजादी के बाद कि हम क्या करें, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान वो है मतलब 5 साल का प्लान आपको बनाना है कंट्री के लिए कि 5 साल में कंट्री में क्या क्या डेवलपमेंट होगा, उसको बोलते थे हम लोग 5 ईयर प्लान। तो आजादी के बाद जब हमने पहला 5 ईयर प्लान बनाया कि 5 साल में हमारी कंट्री क्या डेवलप करेगी, उसमें हमने एजेंडा लिया कि हमें रिसोर्स प्लानिंग अपनी करनी है, ठीक है। तो रिसोर्स प्लानिंग का पहला काम क्या था कि आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज, कि हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है अपने रिसोर्सेज की इन्वेंटरी यानी स्टॉक को, कि क्या क्या रिसोर्स है हमारे पास। उसके लिए हमें सर्वेइंग करनी पड़ेगी, पहले कंट्री का सर्वे करेंगे, मैप करेंगे किस किस लोकेशन पे कौन से रिसोर्सेज हैं। फिर हम देखेंगे कितनी क्वांटिटी में वो रिसोर्स, फॉर एग्जांपल हमें कोल मिल गया तो हम ये देखेंगे किस क्वालिटी का कोल है, एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, समझ गए। और फिर हम ये देखेंगे कितनी क्वांटिटी में है वो, कम क्वांटिटी में है, ज्यादा क्वांटिटी में है। फिर हम रिसोर्स का मेजरमेंट करेंगे। तो ये तो फर्स्ट था कि हमें अपनी इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना है।
सेकंड है कि प्लानिंग स्ट्रक्चर को हमें फिर अपना इवॉल्व करना है, जिससे हमें अपना इंस्टीट्यूशन बनाना है, लोगों को स्किल करना है, नई टेक्नोलॉजी लेके आनी है, ताकि हम एक सफिशिएंट स्ट्रक्चर बना सकें जिससे हम उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकें। तो हमें स्ट्रक्चर भी चाहिए, एक बार रिसोर्स आइडेंटिफाई कर लिया तो उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी, स्किल्स और इंस्टीट्यूशंस भी चाहिए, वरना रिसोर्स निकालोगे कैसे बाहर, ठीक है। उसके बाद में रिसोर्स के डेवलपमेंट प्लान को अपने डेवलपमेंट प्लान से मैच करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारा मन है कि अब अगले 1 साल में इंडिया में 100 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी हमको प्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए कितना कोयला हमको मैम आपका ब्लर साउंड आ रहा है। अभी ठीक है? अभी ठीक है? मैम मेरे को तो ठीक था। अभी ठीक है? ठीक है। थर्ड स्टेप ये है कि जब हमने अपना रिसोर्स, पहला स्टेप ये है रिसोर्स को आइडेंटिफाई कर लिया, अपनी इन्वेंट्री ढूंढ ली। सेकंड स्टेप ये है कि हमने जो अपना रिसोर्स है उसको प्रॉपर प्लानिंग कर लिया, उसके लिए टेक्नोलॉजी, स्किल्स, इंस्टीट्यूशन वगैरह उस रिसोर्स के लिए सेट कर लिए, कैसे कैसे हम रिसोर्स को यूटिलाइज करेंगे। थर्ड ये है कि रिसोर्स का जो डेवलपमेंट है वो नेशन के डेवलपमेंट से हमने मैच कर दिया, मतलब हम अपने रिसोर्सेज को उस हिसाब से यूज करेंगे कि हमारी कंट्री के डेवलपमेंट प्लान में वो हेल्प करें। समझ गए? कंट्री का डेवलपमेंट प्लान क्या है? कंट्री का डेवलपमेंट प्लान ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया कि हमने ये सोचा कि अगले 1 साल में 100 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करेंगे, और उस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हमको जितना कोयला चाहिए वो कोयला कोयल माइन से निकालेंगे। तो कितना कोयला चाहिए वो रिसोर्स डेवलपमेंट का पार्ट है। कहाँ वो कोयला अवेलेबल है वो हम मैपिंग में कर चुके हैं, कैसे निकलेगा कोयला बाहर वो सेकंड पार्ट टेक्नोलॉजी स्किल्स में कर चुके हैं। समझ गए? तो अपना जो नेशनल प्लान है, नेशनल गोल है, अचीवमेंट जो हमें करना है, जो हम अपनी कंट्री में को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसको हम अपने रिसोर्स डेवलपमेंट से जोड़ दिया कि क्या क्या रिसोर्सेस हम यूज करेंगे तो हमारी कंट्री और आगे बढ़ेगी। थर्ड स्टेप उसी के बारे में लिखा हुआ है। समझ गए? समझ में आ रहा है? यस समझ में आ गया मनस्वी आपको? बाकी लोग कौन है भाई, समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, तो अगला बस एक टॉपिक है हमें जो पढ़ना है वो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। सबको ही पता है कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बताओ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्यों इंपॉर्टेंट है स्वास्थ्य का? मैम क्योंकि कुछ रिसोर्सेज हमारे कंट्री में नॉन रिन्यूएबल है और इसलिए हमें उनको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव करके रखना है, इसलिए हमें अभी से उसको अच्छे से सब कुछ कंजर्व करना पड़ेगा ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी वो सब रिसोर्सेज को यूज कर सके। करेक्ट। वो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसोर्स तो किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप कंट्री में कोई भी चीज का डेवलप करना चाहेंगे, किसी ना किसी टाइप का रिसोर्स तो लगेगा ही। फॉर एग्जाम्पल आजकल टेक्निकल नो हाउ ज्यादा लगता है, क्योंकि आजकल मैक्सिमम लोग कोडिंग करने लग गए हैं, सब लोग व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं, तो उसमें भी तो ह्यूमन रिसोर्स लगते हैं ना, तो वी आर ऑल्सो ह्यूमन रिसोर्स। आप कोई भी डेवलपमेंट करेंगे तो उसमें आपको रिसोर्स तो लगेगा ही। और अगर आप रिसोर्स का इररेशनल यूज करेंगे, मतलब रिसोर्सेज को जितनी जरूरत है उससे ज्यादा या कम यूज करेंगे, उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, तो उससे आप एनवायरमेंट का भी लॉस करेंगे और सोशियो यानी सोसाइटी का भी लॉस करेंगे और इकोनॉमिक पैसे का भी लॉस करेंगे। समझ गए? तो तीनों लॉस करेंगे, एनवायरमेंट का भी लॉस करेंगे, सोसाइटी का भी लॉस कर देंगे और इकोनॉमिक लॉस भी कर देंगे। तो इररेशनल यूज ना हो रिसोर्सेज का, इसीलिए बहुत जरूरी है कि रिसोर्सेज कंजर्व रहें। फॉर एग्जाम्पल आप करते हैं फार्मिंग, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके लैंड को कितना चाहिए फर्टिलाइजर, आपने ओवर ही फर्टिलाइजर यूज कर दिया। आपकी लैंड को चाहिए 1 kg पोटाश, आपने लगा दिया 10 kg पोटाश, 9 kg पोटाश वेस्ट किया। उस वजह से क्या हुआ, ज्यादा मिनरल पहुंच गया सॉइल में एक्सेसिव मिनरल होने की वजह से ग्राउंड वाटर पोल्यूट हो गया, आपकी फसल भी खराब होगी और एनवायरमेंट को भी लॉस हो गया। समझ गए? तो रिसोर्स को हमें यूटिलाइज करना है उनके प्रॉपर मैनर में, वरना वो एनवायरमेंट को डिग्रेड करेंगे, सोसाइटी और इकोनॉमी को भी लॉस पहुंचा देंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज पर फोकस करते हैं। अब इसमें 2-3 बातें याद रखनी है। पहली बात कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब आया था तो एक ब्रेटलैंड कमीशन है 1987 में, जिसने अपनी रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन पहली बार लिखी थी। तो 1987 में एक ब्रेटलैंड कमीशन था, उसने अपनी रिपोर्ट में डेफिनेशन लिखी थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तब से ये टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबके दिमाग में आया, और उसमें उन्होंने ये बताया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही एक तरीका है रिसोर्स को कंजर्व करने का। यानी रिसोर्स को आप अच्छे से कंजर्व तब कर सकते हैं जब आप
डेवलपमेंट इस तरह से करें कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी आप रिसोर्सेज बचाएं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर आप एक तरीका अपना लेंगे तो उससे रिसोर्स अपने आप ऑटोमेटिकली कंज्यूम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जांपल है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग आप करते हैं तो ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करते हैं, गोबर की खाद का और जो नेचुरल खाद है, उस चक्कर में आप यूरिया का और केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते। आप केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते तो केमिकल बच गए कि नहीं बच गए केमिकल्स फ्यूचर जनरेशन के लिए, वो किसी और चीज के काम आ जाएंगे। तो जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को की अप्रोच को अपनाते हैं तो आप रिसोर्स को ऑटोमेटिकली कंजर्व करते हैं। ये बात ब्रटलैंड कमीशन ने 1987 में अपनी रिपोर्ट में लिखी थी, जब उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन पहली बार दी थी। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हमें आते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी किसने? ब्रटलैंड कमीशन ने। दी कब? 1987 में। दी कहाँ? अपनी रिपोर्ट में। क्या बोला कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे तो रिसोर्स कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, उसी के साथ अभी एक और चीज पढ़ी है, नीचे के 2 पॉइंट में पहले बोल रही हूँ। क्या पढ़ी है कि अर्थ समिट हुई है जो ब्राजील में 1992 में, जिसका दूसरा नाम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट यूएनसीडीई भी है। ठीक है, वो इसी का ही नाम है अर्थ समिट का। तो उन्होंने रिसोर्स कंजर्वेशन की बात की है, उन्होंने भी अपनी समिट में रिसोर्स को कंजर्व करने की बात की थी। तो रिसोर्स कंजर्वेशन में केवल कहानी नहीं लिखनी है कि रिसोर्स कंजर्व करेंगे, उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तो सोशियो इकोनॉमिक एनवायरमेंटल लॉस हो जाएगा। इस तरह के फैक्ट भी अपनी कॉपी में, अपने पेपर में, नोटबुक में लिखना है जब वो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में पूछेंगे, कहाँ कहाँ ये बात की गई है। ठीक है, उसके अलावा जो गांधी जी है उनका भी अपना व्यू था, फिलॉसफी थी, वो क्या था? देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड, ठीक है, बट नॉट इनफ फॉर एवरीबडीज ग्रीड। जिस जिसकी जरूरत है उसके लिए हमारे पास इनफ चीजें अवेलेबल हैं, बट किसी की ग्रीड को पूरा करने के लिए इनफ कभी भी अवेलेबल नहीं होता। उसका बेसिक फंडा यही है कि जिसको जितनी जरूरत है उतना ही सामान लो, और सेल्फिश और एक्सप्लॉयटेटिव नेचर नहीं रखो, क्योंकि आप एक्सप्लॉयटेटिव नेचर रखोगे रिसोर्सेज की तरफ तो रिसोर्स का आप लॉस कर दोगे। तो वो मास प्रोडक्शन के एकदम अगेंस्ट थे और वो चाहते थे कि प्रोडक्शन जो है वो लोग खुद करें, मास प्रोडक्शन में ज्यादा रिसोर्सेज का वेस्ट ना करें। ठीक है, समझ में आ रही है? यस और नो तो बोलो। यस। उसी तरह 1974 में एक मिनट, या और उसी तरह 1974 में सुमाकर हैं, उन्होंने रिसोर्स कंजर्वेशन को की गांधीयन फिलॉसफी है उसको भी उन्होंने प्रोपोगेट किया और उन्होंने अपनी बुक लिखी। क्या है उस बुक का नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ठीक है, तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल बुक उनमें उन्होंने रिसोर्स कंजर्वेशन को प्रमोट किया है। ये शुमाकर है एक, वो उन्होंने भी, शुमाकर कौन है? ये सब वन वर्ड वाला याद करना पड़ेगा। हाँ, वो पेपर में वो तो करना ही होगा। ठीक है, तो इसी के साथ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हमारा यहाँ खत्म होता है कि रिसोर्स कंजर्वेशन की हमें नीड क्या है, क्यों करना है, पता है किस किसने उसको इंडोर्स किया है। दो तो याद ही रखने हैं, ब्रटलैंड कमीशन और अर्थ समिट। और गांधीयन फिलॉसफी तो तुम्हें पता ही है, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एवरीबडीज ग्रीड। हर एक की नीड के लिए इनफ है बट किसी की ग्रीड के लिए इनफ नहीं है। समझ गए? तो यहाँ तक हाफ ऑफ आवर चैप्टर इज एक्चुअली कंप्लीट, और अगला हाफ हम टाइम मिलते ही करेंगे। ठीक है, अगले मंडे करेंगे, वो तो